देखो हम लोग पढ़ चुके हैं पांचवा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। सिविक्स बोल लो या पॉलिटिकल साइंस बोल लो, ठीक है। हाउ इज ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। मतलब जैसे पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे ना कि कैसे वोटिंग होता है, सरकार का कैसे चुनाव होता है, इलेक्टोरल रोल क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे सांसद विधायक जीत के आता है, तो जीतने के बाद काम कैसे होगा। जो भी संस्थाएं हैं वो भारत में गवर्नमेंट के कैसे वर्क करती है, तो ये सब चीजों पे इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है एक गवर्नमेंट ऑर्डर। सरकारी आदेश क्या होता है? गवर्नमेंट ऑर्डर। ऑन अगस्त 13 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू एन ऑर्डर which was called an office memorandum. The order said that other than SC and ST, 27% job reservation benefit will be given to a new third category called the socially and economical backward section, SEBC. Only person who belong to backward classes are eligible to for this quota. मतलब देखिए, सरकारी आदेश मतलब कैसे जारी होता है। जो सरकारी आदेश जारी होता है उसको हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम भी बोलते हैं। जो गवर्नमेंट का ऑर्डर पेपर ऊपर में भी मेमोरेंडम ये सब निकलता है। तो 1990 में पहले जैसे भारत आजाद हुआ था तो 1947 में आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ। उसमें 10% रिजर्वेशन SC ST को दिया गया था, ठीक है। लेकिन 1990 में 27% रिजर्वेशन OBC बोल लो या SEBC बोल लो, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बोल लो, ठीक है, इसको दिया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे इसको जारी करते हैं? इसको हम लोग ऑफिशियल मेमोरेंडम या गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू इसको जारी करते हैं। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर से क्या हट गया है, धारा 370 हट गया है ना जी, तो वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उसके लिए जारी होता है। प्रेसिडेंट का ऑर्डर जारी जारी होता है। प्रेसिडेंट अपना लिख के भेजता है कि आज से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दिया गया। धारा 370 के कारण दूसरे स्टेट का आदमी वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता था, घर नहीं बना सकता था। वहां पे जम्मू कश्मीर का पहले झंडा एक अलग होता था भारत के झंडा के साथ साथ। अब वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। जो भारत का संविधान है वही जम्मू कश्मीर में भी अब लागू है, 370 धारा संविधान का हटने के बाद, ठीक है। तो वो सब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू होता है। जब प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है तो उसको सरकारी पेपर में, न्यूज चैनल में निकालना पड़ता है ऑर्डर को, समझ गए। अब देखिए डिसीजन मेकर्स, भारत में डिसीजन मेकर्स कौन कौन है? हु डिसाइड द इशू ऑफ दिस मेमोरेंडम, मतलब इस तरह के सरकारी आदेश कौन निकाल सकता है, किसके नाम पे निकलेगा वो पत्र जो जारी होगा न्यूज पेपर में या न्यूज में, वो किसके नाम पे जारी होगा। सच ए मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शंस इन इंडिया विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पॉइंट। तो देखिए ये सब मेजर डिसीजन कौन लेता है। पहला, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑन ऑफ इंडिया। मतलब भारत में सबसे जो हेड आदमी कौन है? वो राष्ट्रपति यहाँ का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। सभी स्टेट का भी मालिक कौन होता है? जैसे भारत में राज्य है ना जी, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब राज्य है। इस सब स्टेट का भी हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ही होता है। और हाईएस्ट ऑथोरिटी मतलब भारत में सबसे ज्यादा पावर किसी के पास है तो वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, समझ गए। सिर्फ प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। प्रधानमंत्री होते हैं वो सिर्फ अपने गवर्नमेंट के हेड होते हैं और कैबिनेट में मीटिंग बुला के जो भी डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो भी ये डिसीजन लेंगे प्रधानमंत्री, उस पर अगर प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो जारी नहीं होता है। मतलब कोई भी आदेश भारत में प्रेसिडेंट के नाम पे ही इशू किया जाएगा अगर नेशनल लेवल का बात होगा तो। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, देखिए पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग सुनते हो ना न्यूज चैनल में कि पार्लियामेंट क्या होता है, तो पार्लियामेंट में देखिए क्या क्या होता है। पार्लियामेंट में हमारा क्या है? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट ए मेजोरिटी इन लोकसभा टू पास द मेमोरेंडम। पार्लियामेंट दो तरह का होता है, एक को क्या बोलते हैं? लोकसभा, एक को क्या बोलते हैं? राज्यसभा।
राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा में इलेक्शन होता है तो उसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोलते हैं, और इसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन दोनों चुनाव में देखिए क्या अंतर है। लोकसभा में जो चुनाव होगा उसमें हम लोग वोट देते हैं, वोटर जो भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया वोट करता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होगा। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन ये राज्यसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। ये जो एमएलए को हम लोग चुनते हैं वो चुन के राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाता है, समझ गए। तो सरकार बनाने के लिए भारत में राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में मेजोरिटी होना चाहिए। जैसे भारत में अभी 543 कल पड़े थे ना, 543 सीट है लोकसभा में, तो जिसका प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री के सपोर्ट में 272 को सांसद होना चाहिए। 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर सपोर्ट रहेगा तब आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर एक को भी कम हो जाएगा, आपका प्रधानमंत्री हट जाएगा, दूसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा जिसके पास 272। राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, लोकसभा से मतलब। लेकिन देखिए कोई भी बिल पास करवाने के लिए, कोई भी बिल पास करवाने के लिए दोनों का वैल्यू है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का वैल्यू है, समझ गए। मान लें कि कोई ऑर्डर आप निकालना चाहते हैं तो पहले उसको राज्यसभा से आप पास कर दिए, पास करवाने के लिए क्या होगा, वही है 272 प्लस में आपको प्रेजेंट होना चाहिए ज्यादा। उसके बाद उसको राज्यसभा से भी पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा, तब जाके वो लॉ बनता है। कोई भी लॉ, भारत में जितना भी प्रकार का लॉ बना हुआ है, वो पुलिस से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, या तो पहले राज्यसभा से पास होगा तो फिर लोकसभा से पास कराइए, अब फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा तब वो लॉ बनेगा। तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे, मतलब लोकसभा में मेजोरिटी उनको चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मेजोरिटी कहाँ चाहिए, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। When the office of memorandum was passed in India, it was hot debate issue. Some felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to the backward community, while others felt that this would give a fair opportunity to those community who so far had not adequately been represented in the government employment. This dispute was finally resolved by the Supreme Court of India by hearing all the cases. The cases was known as the Indra Shahini versus Union of India case. Supreme Court judges in 1992 declared that this order in the government of India was valid. Thus, the disputes came to an end and the policy has been followed since then. मतलब देखिए भारत में अभी देखे थे ना कि 1990 में जो सरकार अपना सूचना जारी किया, ऑफिशियल मेमोरेंडम, उसमें क्या था कि 20%, 7% रिजर्वेशन ओबीसी को देंगे या इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को देंगे। तो उसके लेके डिबेट हो गया कि जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला वो तो नाराज होगा भाई, वो कहेगा कि यार नहीं रिजर्वेशन होना चाहिए, और जिसको मिला वो तो कहेगा कि रिजर्वेशन होना चाहिए। तो भारत में लास्ट में कौन तय करता है कि ये सही है कि गलत है, वो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तय करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तय करता है कि सरकार जो लॉ कानून बनाया वो सही है या गलत है। मतलब देखिए किसके, इंदिरा साहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहिनी केस किया यूनियन ऑफ इंडिया पे, लेकिन यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया का जीत होता है। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब जो लॉ बना था 27% रिजर्वेशन का, तो उसको सुप्रीम कोर्ट सही करार दिया गया, समझ गया। भारत में जो सबसे हायर कोर्ट होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे क्या होगा, हाई कोर्ट। उसके नीचे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके नीचे क्या होगा, सब डिविजनल कोर्ट, समझ गए, या लोअर कोर्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे मतलब इस तरह का अगर कोई भी लोकसभा या राज्यसभा से जो बिल पास होता है, अगर उस पर कुछ डिस्प्यूट है, किसी को अच्छा लग रहा है किसी को खराब लग रहा है, तो वो सब डिविजनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं कर सकता है केस, सीधा वो जाएगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट ही उस पर अपना डिसीजन दे सकता है। जो इसमें दिया रिजर्वेशन वाला केस में 2 साल बाद डिसीजन आया, तब जाके डिबेट खत्म हुआ। हम लोग को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का क्यों जरूरत है, जैसे होता है ना डीएम का पोस्ट हो गया, बहुत सारा पोस्ट हो गया भारत में, इस सब का क्या जरूरत है। Several arrangements are made in the modern democracy which are called institution.
डेमोक्रेसी वर्क वेल व्हेन दिस इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन असाइन टू देम। मतलब हम लोग को इतना सारा गवर्नमेंट ऑफिस का जरूरत इसलिए होता है ताकि जो सरकार जो चीज बना रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, वो हम लोग तक पहुंच पाए, अच्छे से पहुंच पाए। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग कमिटी रूटीन, दे ऑफ्टन टेक लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन। मतलब हम लोग जो सरकारी इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाते हैं, सरकारी ऑफिस जैसे, उसके थ्रू क्या होता है कि मीटिंग करके, कमेटी बना के, टाइमली जांच करके हम लोग जो भी, जैसे मान लीजिए कि चल रहा है अभी स्कीम चल रहा है, मिड डे मील स्कीम चल रहा है, तो इस सरकारी स्कूल में भोजन दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं से तो इसका फंक्शन आता होगा, पैसा आता होगा, इसको मैनेज करने के लिए कोई ऑफिस चाहिए। तो क्यों ऐसा हम लोग ऑफिस बनाते हैं, ताकि वो हर एक आदमी तक पहुंच पाए उसका लाभ। Some of delay and complication introduced by the institution are very useful as they provide an opportunity for wider set of people to be consulted। मतलब कुछ कुछ काम क्या होता है, लापरवाही होता है, तो इन सब इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही क्या किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव ए गुड डिसीजन टेकन बाय क्विकली, बट दे आल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू ए बैड डिसीजन। मतलब देखिए, जो सरकारी ऑफिस है कभी कभी तो सही डिसीजन भी लेता है, कभी कभी गलत डिसीजन भी लेता है। जैसे कि अभी कोरोना आया था, तो लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है, कौन लगाएगा, ये कौन तय करेगा। ये तो सबसे पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से मतलब तय हो गया, प्रधानमंत्री सब कैबिनेट मीटिंग में तय कर दिया कि भारत में अब लगेगा भाई कर्फ्यू। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ऑफिस तो चाहिए, कोई आदमी तो चाहिए, इसीलिए ऑफिस का जरूरत होता है। तो कभी कभी डिसीजन सही भी होता है, कभी कभी डिसीजन गलत भी हो जाता है, सरकारी ऑफिस का भी लिया हुआ डिसीजन। चलिए, पार्लियामेंट क्या होता है। Decisions are not directly taken in parliament, but parliament discussions on the report influence and shape the decision of government. This discussion bring pressure on the government to act. If parliament is not in the favor of decision, then the government can not go ahead and cannot implement the decision। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि सरकार अभी लागू अभी किया हुआ है कि मान लीजिए कि कोई स्कीम आया, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या है, खाता खुलवाया गया, 0 रुपया अकाउंट में, बैंक में खाता खुलवाया गया, ठीक है। तो ये फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। जब ये डिसीजन आता है जैसे ही, तो पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होता है, तब उसको पास किया जाता है। वोटिंग के बाद उसमें डिस्कशन हुआ, कोई भी मैटर, जैसे अभी कोई किसान के लिए बिल आया, कोई जैसे बाढ़ आ गया कहीं, उस पर भी डिसीजन कोई डिस्कशन करवा सकता है। पार्लियामेंट में डिबेट होते रहता है हमेशा। जैसे अभी संसद टीवी करके है, संसद टीवी करके है, समझ गए। इसको तुम लोग देखोगे तो समझ में आएगा। कभी कभी लोकसभा राज्यसभा का कार्यवाही कैसे होता है, यूट्यूब पे इसका वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे डिस्कशन चलता है कोई भी मैटर के लिए। पार्लियामेंट का आवश्यकता क्यों है। एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड पार्लियामेंट विच एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीपुल। भारत में सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि जितना भी नियम कानून कहाँ से पास होगा, पार्लियामेंट से पास होगा। उसके बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे, तब लॉ बनेगा, ठीक है। तो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी है पीपुल का। एट द स्टेट लेवल, और जैसे कि देखिए, नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट है जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे हमारा लेजिस्लेचर असेंबली है, इसको विधानसभा बोलते हैं, लेजिस्लेचर असेंबली और विधानसभा। और इसके जीतने वाले को एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक। और जो पार्लियामेंट में बैठता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या इसको सांसद भी बोलेंगे, सांसद, ठीक है ना, सांसद भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग जानिए। द नेम में वेरी इन द डिफरेंट कंट्री बट सच असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। भारत में पार्लियामेंट है नेशनल लेवल वाले का नाम, जहां प्रधानमंत्री ये लोग बैठते हैं, और मुख्यमंत्री जहां पे बैठते हैं उसका नाम क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। लेकिन
इसका नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे कि अगर पार्लियामेंट का नाम अमेरिका में जाओगे तो कांग्रेस हो जाता है, भारत में पार्टी का नाम कांग्रेस है, लेकिन वहां जाओगे तो अमेरिकन कांग्रेस हो जाता है पार्लियामेंट का ही नाम अमेरिका में। तो नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस तरह के जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली टाइप का हर एक देश में एग्जिस्ट करता है। Parliament exercise political authority on the behalf of the people in many ways as listed below। देखिए पार्लियामेंट क्या क्या काम करता है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन द कंट्री। समझ गए? पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकता है कंट्री में। ठीक है, जैसे कि अभी आया है ना जी, जैसे लड़की और लड़का का शादी कितना साल के बाद हो सकता है? 21 साल के बाद। पहले लड़की का 18 था, बढ़ा के 21 कर दिया है। डिसीजन कौन ले सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में पहले बिल आएगा, उसको पास कराना पड़ेगा, तब जाके आप बनेगा नियम। Those who run the government can take decision only when they get support of parliament। जैसे गवर्नमेंट भी, जैसे अभी सरकार बीजेपी का है, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट में उसको चाहिए, जैसे कोई भी बिल वो ला रहा है तो उसको पास करवाने के लिए उसको पार्लियामेंट में, अभी तो उसके पास 300 से ऊपर सांसद है, इस कारण इजीली वो पास करवा लेता है बिल को। ठीक है, जैसे कि नोटबंदी वाला हुआ, समझ गए ना? नोटबंदी हुआ, डीमोनेटाइजेशन उसको बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट है। मतलब पार्लियामेंट जितना भी भारत में पैसा है उसको कौन कंट्रोल करता है? हम लोग जानते हैं ना कि बैंक कंट्रोल करता है, लेकिन नहीं, पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। समझ गए? 1 रुपए का भी हिसाब पार्लियामेंट में आपको देना पड़ेगा सरकार को। अभी जैसे बीजेपी का सरकार है तो सरकार को देना पड़ेगा पार्लियामेंट में हिसाब कि भारत का इनकम क्या है, भारत का खर्चा क्या है, भारत विदेश से कितना कर्जा ले रहा है, ये सब का हिसाब आपको पार्लियामेंट को देना होगा। समझ गए? बिना पार्लियामेंट में पास कराए 1 रुपए भी प्रधानमंत्री को भी लेने का पावर नहीं है। Parliament is the highest forum of discussion and debate on the public issue and the national policy in any country। मतलब देखिए, कोई भी कंट्री में जो पार्लियामेंट होता है वहां पे डिबेट कराया जाता है। डिबेट मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ मुद्दा चल रहा है, मतलब कि सुनते रहोगे भारत में कभी कभी कुछ भी मुद्दा चलते रहता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम वाला ही रख लीजिए। हिंदू मुस्लिम में दंगा फैलते रहता है, कभी हिंदू को मार देता है मुस्लिम, कभी मुस्लिम को मार, इसके लेके डिबेट होते रहता है पार्लियामेंट में। समझ गए? नियम कानून बनाया जाएगा। मान लीजिए कि देश में कभी बाढ़ आ गया, कहीं किसी प्रांत में बाढ़ आ गया, तो उसके लेके डिबेट कराना है तो वो पार्लियामेंट में होगा, तब जाके उस राज्य को पैसा मिलेगा वहां से, केंद्र सरकार से। समझ गए? कोई भी चीज, कोरोना आया तो सबसे ज्यादा डिबेट कहाँ पे होगा? पार्लियामेंट, क्योंकि पैसा वहीं से आएगा। समझ गए ना? पैसा बैंक में नहीं छपता है। पैसा बैंक को सिर्फ पावर दिया गया है कि वो अपना उसको बांटे और जो करना है करे, लेकिन उसको सब हिसाब पार्लियामेंट में उसको देना पड़ेगा। जैसे रोडे बनवाना है, मान लो कि कोई रोड बनवाना है, ठीक है, रोड बनाना है, अगर नेशनल हाईवे है तो उसका बिल पास होगा पार्लियामेंट से। अपने से नहीं आप रोड बनवा सकते हैं कि मंत्री चाहेगा कि यहाँ से यहाँ रोड बनना चाहिए तो बनना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि भाई अब जिसके पास 272 वो सांसद चाहिए, उसका 300 जीता हुआ है, तो वो तो जो मन सो पास करवा लेगा। लेकिन अगर नहीं चाहेगा, अपना पार्टी का जीता हुआ भी, तो नहीं पास करवा पाइएगा, 1 रुपए भी नहीं। द हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपुल। जो हाउस होते हैं पार्लियामेंट का, वो डायरेक्टली, बताए थे ना कि लोकसभा में डायरेक्टली रिप्रेजेंट होके आते हैं, उसको हाउस ऑफ पीपुल भी बोलते हैं। लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपुल बोलते हैं। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। सब नाम याद रखिए। समझ गए ना? मतलब हम लोग वोट दे के अपना सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, उसी कारण हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा को बोलते हैं। लेकिन जो हमारा एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग वोट देकर राज्यसभा के एमपी को बनाते हैं। समझ गए ना? सेकेंड हाउस, समझ गए ना? सेकेंड हाउस इलेक्टेड इनडायरेक्टली। बताए थे कि लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। समझ गए? नेक्स्ट,
देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सांसद नहीं होता है, लेकिन वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। जैसे कि कोई पूछे कि पार्लियामेंट क्या क्या होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, प्लस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आएगा उसमें, समझ गए ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑल्दो शी और ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, all the laws made in the house came into force only after the receiving the assent of the president। assent का मतलब सिग्नेचर है, समझ गया ना। एसेंट का मतलब क्या है, सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट प्राप्त करेगा सिग्नेचर, तभी कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट से हम लोग पास करवाते हैं वो लॉ बन पाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट, but on the most matters Lok Sabha exercise supreme powers, have the some points that illustrates this। मतलब क्या है कि कुछ समय में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है, लेकिन अधिकतर समय में लोकसभा ही आपका सबसे सुप्रीम बॉडी रहेगा, ठीक है। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। कोई भी अगर लॉ आप बनाना चाहते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए। बट इफ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस, द फाइनल डिसीजन इन टेकिंग द ज्वाइंट सेशन। मान लीजिए कि लोकसभा पास कर दिया उसको, लेकिन राज्यसभा उसको बिल को नहीं पास कर रहा है, तो क्या करेंगे ना कि प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है। जैसे अभी तो इसका 543 इसका है और इसका देखना 243 है कि कितना है, इसका देखना पड़ेगा राज्यसभा का सीट। क्या करेगा ना, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, ये दोनों अभी अलग अलग बैठता है, लोकसभा राज्यसभा। पास होने के लिए कितना चाहिए, इसमें 272 चाहिए वोट और इसमें चाहिए कितना, मान लो कि 121 मान लो कि चाहिए। तो क्या करेगा ना कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट का पावर होता है कि दोनों के संसदवा के कहेगा कि एक ही जगह पे आके बैठो, एक ही जगह पे 543 प्लस 243 ये भी एक जगह पे आके बैठो। अब इसमें मिला के कितना चाहिए, इसमें मिला के देखिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना चाहिए, 3, 9 और 393 चाहिए पास होने के लिए। तो इसमें इजिली हो जाता है। बीजेपी का 300 प्लस लोकसभा में है, राज्यसभा में भी कुछ है। राज्यसभा में बीजेपी का मेजोरिटी नहीं है, इस कारण कुछ कुछ बिल उसका लटक जाता है। तो लटक जाता है तो फिर वही चीज कहता है, प्रेसिडेंट को ऑर्डर दिवा के और दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर को क्या कहेगा कि ज्वाइंट सिटिंग में बैठिए और वहां पर बिल पास करवा लेता है। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन भी वही पास कराया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक आया था, वो भी वही पास करा, ज्वाइंट सिटिंग। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन द मनी मैटर्स, मतलब पैसा से रिलेटेड ज्यादा पावर किसको है, लोकसभा को। लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन कंट्रोल करता है, लोकसभा। ये सब याद रखिए आप लोग। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट functionary take day-to-day decision but do not exercise supreme power on behalf of the people. All these functionary are collective known as the executive। मतलब क्या होता है ना कि दिन प्रतिदिन जो अपना पावर है वो क्या है कि सांसद और विधायक ही नहीं ना लेते रहेंगे, उसके लिए क्या है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। कि मान लो कि कोई बिल पास हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको बनाया जाए, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं ना बनाओगे, वो तो खाली वोट देगा 272 को सब। तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव उसको बोलते हैं। जब कलेक्टिवली जब फंक्शन का बात आ जाता है तो द एग्जीक्यूटिव इन द चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। दस when we talk about the government usually mean executive। मतलब देखिए, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया देख लो। जैसे एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के गया 542-43 को, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा, प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगा, एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ जाएगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आ जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएगा। ये सब क्या है, ये सब एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है कि कोई भी लॉ वहां से पास होगा पार्लियामेंट में तो यही लोग ना उसको लॉ को बनाते हैं। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना बनवा के देता है,
ये सब तो खाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको वोट देगा कि हम इस लॉ के फेवर में हैं तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए। देखना कभी डिबेट, फेवर में है तो यस बोलिए, नहीं फेवर में है तो नो बोलिए, यही होते रहता है। संसद टीवी पे जाके देख लेना, लोकसभा और राज्यसभा का कार्रवाई। तो एग्जीक्यूटिव में समझ गए ना कि क्या क्या आता है। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, one that is elected by the people for a specific period is called political executive. Political leaders who take big decisions fall in this category. देखिए अब जो एग्जीक्यूटिव भी है वो दो तरीका का होता है। एक पॉलिटिकल होगा जिसका हम लोग चुनाव करके, जैसे प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका चुनाव हम लोग करते हैं 5 साल के लिए, तो वो हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आपका। और दूसरा क्या है कि नौकरी से जो लोग आते हैं, है ना, उसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विस बोलते हैं। जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, जज हो गया। जज भी इंडियन जुडिशियल सर्विस से बनता है सब, तो वो सब क्या हो गया, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गया। पीपुल्स वर्किंग इन सिविल सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। और जो आईएएस आईपीएस ये सब है, इसको हम लोग सरकारी नौकरी वाले को क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट भी बोलते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस, मतलब सरकार रहे या नहीं रहे, इसका नौकरी लग गया तो वो रहेगा, समझ गए ना। और डे बाई डे जो भी सरकार रूल रेगुलेशन बनाएगी उसको इम्प्लीमेंट यही सिविल सर्वेंट लोग करवाते हैं, समझ गए ना, सरकार के आदमी। वाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल दैन द सिविल सर्वेंट, मतलब आईएएस आईपीएस से ज्यादा पावर मंत्री को क्यों होता है। देखिए इन डेमोक्रेसी the will of the people is supreme. The minister is elected representative of the people, thus empowered to exercise the will of the people on the behalf. Minister is finally answerable to the people for all the consequences on his decision. That is why the minister takes all the final decision. Minister is not and is not expected to be an expert in the matter of his ministry. The minister takes the advice of experts in all the technical matters and then take the decision. देखिए अब मंत्री को मतलब आईएएस सिविल सर्वेंट से ज्यादा पावर क्यों मानते हैं हम लोग, ऐसा मानते हैं ना पावरफुल, क्यों, क्योंकि भाई वो जनता उसको चुन के भेजी है उसको काम करने के लिए। यहाँ रोड बनाओ, वहाँ सड़क बनाओ, वहाँ बिजली बनाओ, बिजली उत्पन्न करो, वहाँ फैक्ट्री लगाओ, ये सब डिसीजन आईएएस आईपीएस नहीं ले सकते हैं, ये सब सरकार लेती है। और सरकार में जिसको जो मंत्रालय मिला हुआ है वो डिसीजन लेता है। अगर नहीं काम करेगा, जनता चुन के भेजा है तो जनता उसको सबक भी सिखाती है। इसी कारण मतलब भारत में आएगा ना भाई कि मतलब कि लेवल किसका, आईएएस आईपीएस बड़ा होगा कि मंत्री बड़ा होगा, तो मंत्री बड़ा होगा। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का कोई इलेक्शन भारत में नहीं होता है। हम लोग क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं 543 सीट पे। अब 272 इसी में से प्रधानमंत्री बनेगा, इसी में से वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसको 272 को सांसद जीता हुआ सपोर्ट करेगा, तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट कोई इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन किसका होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सांसद का। सांसद किसको चुनता है, प्राइम मिनिस्टर का। और प्राइम मिनिस्टर का नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। मतलब सबसे पहले क्या होगा कि 543 सीट पे इलेक्शन हुआ, अब 272 प्लस आपके पास है सांसद का सिग्नेचर किया हुआ कार्ड कि हाँ भाई हम इसको प्रधानमंत्री चुने हैं, तो लेटर को लेके जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर जिसको चूज किया है 272 प्लस वाला, तो प्रेसिडेंट उसको शपथ दिलाएगा प्राइम मिनिस्टर को कि आज से ये भारत के प्रधानमंत्री हुए। तो ये सब याद रखिए कि प्रेसिडेंट नियुक्त करता है प्राइम मिनिस्टर को, समझ गए ना। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और द collective of parties the commands of majority in the Lok Sabha is the prime minister। जिसका बहुमत ज्यादा हो, मेजोरिटी पार्टी जिसका 272 प्लस मेंबर हो। या कभी कभी क्या होता है ना कि एक पार्टी का 272 नहीं है तो 10 पार्टी 20 पार्टी मिलकर 272 इकट्ठा कर देता है और कहता है कि ये आदमी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो प्रेसिडेंट उस आदमी को भी बना देता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक पार्टी अकेले ही 272 सीट लाए, 50 को मिलकर 272 अगर ठेका दे रहा है तो प्रेसिडेंट के पास वो कागज ले जाएगा कि इतना आदमी का सपोर्ट है 272 से ज्यादा का, तो उसको प्रधानमंत्री बना देगा।
In case of no single party or alliance get a majority, the president appoint the person mostly likely to secure majority support. अब देखिए, अब मतलब कि भारत में इलेक्शन हुआ और 272 को जुटा ही नहीं पा रहा है, ना 10 को पार्टी मिल के जुटा पा रहा है, ना अकेले कोई ला पा रहा है। तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है ना, कि उसका अपना पावर हो जाता है, वो किसी भी आदमी को उठा के प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो आदमी बनेगा उसको 10 दिन के अंदर में लोकसभा में उसको 272 का आंकड़ा पार करना होगा। अगर नहीं पार करेगा तो 10 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री रहेगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा तुरंत। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, जितना दिन लोकसभा रहेगा, जितना दिन 272 को सांसद का आपका सपोर्ट है 272 से ज्यादा का, उतना दिन आप प्राइम मिनिस्टर रहिएगा। जैसी 272 को सांसद में से एक को खसक गया, उस दिन आपका सरकार गिर जाएगा। कंटिन्यू इन पावर सो अलोन द रिमेन द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। मतलब क्या है, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो उसका 272 से ज्यादा सांसद अकेले होना चाहिए, या फिर 10 पार्टी 5 पार्टी मिलकर बनाया है तब भी 272 को का सपोर्ट चाहिए, तबे प्रधानमंत्री रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। After the appointment of the Prime Minister, the President appoints other minister on the advice of Prime Minister. तो प्रधानमंत्री तो सबसे पहले अपना लेटर दिखाएगा भाई 272 प्लस वाला, तब जाके उसको राष्ट्रपति कहेगा कि हाँ भारत का प्रधानमंत्री तुमको हम घोषित किए, शपथ लो। उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर का पावर आ जाता है कि अब जो मिनिस्टर बनाना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, जैसे अभी भारत में है ना जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ये सब है ना, नाम सुने हो ना। सड़क परिवहन मंत्रालय, रोड सड़क वाला नितिन गडकरी, ये सब है। तो इसको कौन बनाता है, इसको प्राइम मिनिस्टर अब कहेगा कि हम ई आदमी को चुने हैं मंत्री बनने के लिए, और उसको भी लेटर बना के देगा, सब राष्ट्रपति भी भेजेगा कि इसको मंत्री का शपथ दिलवाइए। और विभाग भी बांटने का अधिकार किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास, कि किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको विदेश मंत्री बनाना है, ये सब किसका पावर है, ये पावर है प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का पावर है, लेकिन ये पावर को यूज कौन करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को बोलेगा कि हम इसको मंत्री बनाना चाहते हैं, 272 में से अपना छांटेगा 50 को, किसी को कृषि मंत्री, किसी को शिक्षा मंत्री बनाएगा, तो फिर शपथ दिलवाएगा उसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मंत्री को भी शपथ दिलाएगा। The Prime Minister is free to choose minister as long they are member of parliament. A person who is not a member of parliament can also become a minister, but such person have elected one of the house of representatives. देखिए, प्रधानमंत्री ये जो उनका सपोर्टर है, जैसे 543 है सपोर्ट, उसमें से किसी को भी मिनिस्टर अपना चुन सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बाहरी आदमी को भी बना देता है कभी कभी मंत्री, लेकिन उसको क्या है कि 6 महीना के अंदर उसको चुनाव जीतना है। जो लोकसभा और राज्यसभा दो गो है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसका मेंबर बन जाना है 6 महीना के अंदर, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, उसका मंत्री पद चला जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री का कैसे होता है, 10 दिन का टाइम होता है फ्लोर टेस्ट का, इसको फ्लोर टेस्ट बोले, बताए थे ना हम कि जैसे क्या हुआ कि चुनाव हुआ, किसी पार्टी 272 जुटा ही नहीं रहा है, प्रेसिडेंट उठा और बना दिया इस आदमी को कि 1 को बना दिया कि ये प्रधानमंत्री होगा। अब इसको प्रेसिडेंट देगा 10 दिन का टाइम देगा कि इतना तारीख को जाके संसद में बैठो और वहां वोटिंग कराओ, तुमको 272 को वोट देगा तब तुम प्रधानमंत्री बनल रहेगा, नहीं देगा तब तुम खत्म 10 दिन में। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ऐसा नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर बाहरी आदमी को बना दिया तो वो 6 महीना तक रह सकता है, 6 महीना के बाद वो अपने आप हट जाएगा, अगर वो नहीं चुनाव जीत पाया सांसद या विधायक का मेंबर नहीं बन पाया सांसद दोनों का। था द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑफिशियल नेम of the body that include all the minister. It is usually 6 to 18 minister in the different rank as mentioned below. जैसे मिनिस्टर 60 से 80 हो सकते हैं भारत सरकार में, मतलब 543 में 60 से लेके 80 को का नसीब है कि वो मिनिस्टर बन सकता है। अब मिनिस्टर भी भाई अब कोई ज्यादा पावरफुल कोई कम पावरफुल रहता है, तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है उसको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर यूजुअली
टॉप लेवल लीडर होते हैं, जो टॉप मिनिस्टर, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सब टॉप मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। समझ गए? अधिकतर जो मेजर डिसीजन सरकार का कौन टेक करेगा? कैबिनेट मिनिस्टर। किसके साथ मिलके? प्रधानमंत्री के साथ मिलके। समझ गए? द कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कॉम्प्रिज अबाउट 25 मिनिस्टर। मिनिमम मतलब 25 वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का प्रधान मतलब मंत्री रहेगा सब। कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे आया स्टेट लेवल का मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब कैबिनेट से इसका एक रैंक नीचे है। समझ गए? इनको कैबिनेट मीटिंग में बुलाया उलाया नहीं जाएगा, लेकिन इनको काम करने का अपना आजादी रहेगा। यूजुअली चार्ज ऑफ मतलब छोटा छोटा मंत्रालय इनको दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, सबसे लोअर मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट वाला, जूनियर मिनिस्टर हु आर असाइन टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे कि देखिए, एक बना क्या? होम मिनिस्टर बना अमित शाह। अभी होम मिनिस्टर है अमित शाह, है ना जी? होम मिनिस्टर है। तो इसको हेल्प करने के लिए एक क्या बनेगा? स्टेट होम मिनिस्टर। वो अभी नित्यानंद राय है। ये होम मिनिस्टर आपका कौन है? अमित शाह। ठीक है। इसको हेल्पर है वो चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं। वो कौन है भारत में? नित्यानंद राय है, जो किसको सहायता करेगा काम करने में? होम मिनिस्टर को। उसी तरह से मान लो कि फॉरेन मिनिस्टर है, तो एक स्टेट फॉरेन मिनिस्टर करके ऐसा पद होगा उसको हेल्प करने के लिए। समझ गए? तो तीनों मिनिस्ट्री समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये तो लगता है कि 2 दिन चलेगा भाई, एक दिन में ही नहीं निपटने वाला नहीं है ये। तो 2 दिन चलेगा, ये भी बहुत बचा हुआ। कल तक इसको चलेगा तभी निपटेगा। क्या नहीं समझ में आया? तीनों मिनिस्टर में डिफरेंस नहीं समझ में आया? देखो, सबसे जो पावरफुल मिनिस्टर होगा उसको क्या बोलेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे। सबसे जो पावरफुल जो टॉप मिनिस्टर होगा उसको कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे। कोई भी सरकार, प्रधानमंत्री अगर डिसीजन लेता है ना, तो ये 25 को बुलाना जरूरी है। समझ गए? नहीं बुलाइएगा तो आप डिसीजन अकेले नहीं, प्रधानमंत्री कोई डिसीजन ले सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। जैसे इंदिरा गांधी 1974 में प्रधानमंत्री थी ना, तो उस समय तक प्रधानमंत्री अकेले ही कोई भी डिसीजन ले लेता था। लेकिन इंदिरा गांधी थोड़ा ज्यादा अन्याय करने लगी। समझ गई? तो उसी के बाद आ गया कि प्रधानमंत्री अब अकेले नहीं डिसीजन ले सकते हैं, कैबिनेट मीटिंग बुलाना पड़ेगा, और कैबिनेट मिनिस्टर का भी सिग्नेचर चाहिए उस चीज पे, तब माना जाएगा कि हाँ भाई बिल को पास करना चाहिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर के बाद क्या आएगा? कैबिनेट मिनिस्टर के बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब छोटा छोटा मंत्रालय होगा, उसका जो मंत्री होगा उसको क्या बोलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट। चलिए देखिए, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर है? पहला, प्राइम मिनिस्टर चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? कैबिनेट मीटिंग लेता है। समझ गए ना? जैसे मीटिंग बुलाता है तो उसमें उसको जैसे ये मान लो कि राउंड टेबल है, तो यहाँ पे मोदी बैठेगा और इस तरफ चारों पट्टी कैबिनेट का मिनिस्टर सब बैठेगा। समझ गए? 25 वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना, बताया था ना। जैसे फॉरेन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सड़क परिवहन वाला हो गया, आईटी मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, ये सब, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सब कैबिनेट में। तो ये लोग इधर चेयर पे बैठेंगे राउंड टेबल पे, और इधर क्या बैठेगा? इधर प्रधानमंत्री बैठेगा, मोदी, पीएम। समझ गए? तो कौन मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग का अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। समझ गए? और वो गवर्नमेंट का हेड होता है। समझ गए ना? ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब देखिए, हर एक डिपार्टमेंट का तो काम बांट दिया है, यहाँ पीएम बैठा हुआ है और ये सब मंत्री लोग हैं। समझ गए? लेकिन सबके काम का कौन देखेगा? सबका मतलब ये लोग तो मंत्री आपस में है, ये है सब मंत्री बना हुआ है, लेकिन सबका काम ये जिसको चाहेगा उसको देखेगा, उसको डायरेक्शन देगा, ये काम कराओ हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो हेल्थ मिनिस्टर के बुला के कहेगा कि ये काम कराओ।
वो काम कराओ। समझ गए ना? His decision are final in case disagreement arise between the department। अगर मान लीजिए कि दो डिपार्टमेंट आपस में टकराव उत्पन्न कर रहा है, समझ गए ना? जैसे हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, और दूसरा मान लीजिए कि एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर। मान लो कि अब हेल्थ मिनिस्टर क्या है कि कोई वैक्सीन लगने के लिए आया है जो कि स्कूली बच्चों को लगाया जाएगा, ठीक है? अब उसमें अब क्या करेगा कि हेल्थ मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर इजाजत ही नहीं दे रहा है कि स्कूल में बच्चा सबको सरकारी में जाके लगवाइए, तो उस मैटर में इंटरफेयर करने का पावर किसका है? प्राइम मिनिस्टर। जो बोलेगा वो सही होगा, ये दोनों जानी का बात नहीं माना जाएगा। समझ गए? इज एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री। वो सारे मिनिस्ट्री को सुपरविजन कर सकता है। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर लीडरशिप। सभी मंत्री जो होंगे किसके अंदर में वर्क करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के अंदर में, प्रधानमंत्री के अंदर में। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट द रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर। मतलब जो जैसे देखिए, मंत्री तो आदमी राष्ट्रपति शपथ दिलाया, आप मिनिस्टर बन गए, लेकिन मंत्री का विभाग का बंटवारा कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। प्राइम मिनिस्टर का पावर है कि आपको चाहेगा तो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट दे सकता है, एजुकेशन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है मिनिस्टर में। समझ गए? तो तुम लोग एक काम करना एक होमवर्क में कि जितना भी भारत में मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, उसका नेम याद होना चाहिए, उसका पोस्ट के साथ साथ पोस्ट। जैसे कि ऐसे देखिए, जैसे कि कैसे भी पता है कैबिनेट मिनिस्टर में क्या है? होम। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अमित शाह। समझ गए? उसी तरह से फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। इस तरह से सभी कैबिनेट मिनिस्टर का आपको नाम याद करके आना है। कैबिनेट मिनिस्टर का मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विच इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, सबका एक लिस्ट तुम लोग गूगल से जाके उतारो। इसके बाद ही हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के पास पावर होता है कि आपको मिनिस्टर से हटाना है तो वो हटा देगा। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, इंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। मतलब प्रधानमंत्री जैसे ही अपना पद से इस्तीफा दे देगा, उसके अंदर में काम करने वाले मंत्री को इस्तीफा देना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हट जाएंगे लोग। समझ गए? यानी कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है तभी मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री अगर अपना इस्तीफा दे दिया तो ई लोग का भी इस्तीफा समझिए कि खत्म हो गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो मिनिस्टर ही सबको बनाया है, जब वही नहीं बचा तो ये सब कहाँ से बचेगा? यही खत्म। समझ गए ना? तो ये सब पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये सब आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लास 9th के दृष्टिकोण से नहीं, आईएएस, वाईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, सब के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? दुनिया में मतलब जितना भी एग्जाम दोगे सब में इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। राष्ट्रपति, द प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के बारे में पढ़िए। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। पहले भी हम लोग बता चुके थे कि स्टेट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज ऑल ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जितना भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितना भी कोर्ट है, प्रेसिडेंट को पावर है कि सबको मतलब उसका फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सबका जांच कर सकता है। समझ गए? सो दे ऑपरेट इन हार्मोनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट वाले मैटर में भी इसका पावर है। समझ गए ना? लोकसभा और राज्यसभा ये सब तो है ही पावर। विधानसभा जो स्टेट लेवल का रहता है, मुख्यमंत्री जहां पे बैठता है, उसका भी फंक्शन चाहेगा तो प्रेसिडेंट देख सकता है, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट कौन है इंडिया में? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गए ना? याद है कि नहीं? और वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आदिवासी है वहां के, उड़ीसा के। समझ गए? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है देखिए।
प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जैसे प्राइम मिनिस्टर का तो तुम लोग प्रोसेस समझे थे कि नहीं समझे थे जी? प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए क्या होता है कि 543 को जो लोकसभा में सीट था 543, उसमें हम लोग क्या देते हैं, वोट देते हैं। वोट देने के बाद जो जीत के आता है उसको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 543 में जिसके साथ 272 को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा प्राइम मिनिस्टर। समझ गए? तो प्राइम मिनिस्टर का पहले समझ गए इलेक्शन कैसे होता है। उसके बाद क्या कहेगा कि जो 272 को आदमी एक लेटर पे लिख के देगा कि हम इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उस प्राइम मिनिस्टर उस लेटर को कहाँ लेके जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको शपथ दिलाएगा। शपथ दिलाएगा, समझ गए? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गए? उसको नियुक्त करेगा कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। समझे ना? तो प्राइम मिनिस्टर का पहले समझ गए ना इलेक्शन कैसे होता है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, 272 प्लस वोट, कम नहीं होना चाहिए, उतना या उससे ज्यादा। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन समझिए क्या होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं, समझ गए? वोट कौन कौन देता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ कहाँ के, लोकसभा के तो होंगे ही, लोकसभा के भी होंगे ही, राज्यसभा के भी, राज्यसभा के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ कहाँ के, लोकसभा और राज्यसभा के वोट देंगे। और एमएलए, एमएलए कहाँ के, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। समझ गए ना? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के, सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका एमएलए मतलब विधायक। तो ये भी याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन देता है, विधायक देता है और सांसद देता है। समझ गए ना? विधायक और सांसद वोट देता है। सांसद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के सांसद होते हैं। एक क्या होता है, लोकसभा का सांसद, सांसद, और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद। राज्यसभा, लोकसभा के सांसद का चुनाव हम लोग वोट देके करते हैं, और राज्यसभा का चुनाव एमएलए वोट देके करता है, विधायक सब। समझ गए ना? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसमें वोट कौन कौन दे सकता है। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, जैसे हम लोग वोट देके नहीं चुनते हैं प्रेसिडेंट को, उसमें वोट कौन कौन देगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देगा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देगा। समझ गए ना? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 गो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एमपी वोट देगा, और एमएलए सारे स्टेट का, बिहार का भी, यूपी का भी, बंगाल का भी, दिल्ली का भी, हर एक जगह का, गोवा का भी, मुंबई महाराष्ट्र का भी, हर एक जगह का लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए वोट देगा। तो ये सब कोई पूछेगा तो बता सकते हो कि प्रेसिडेंट का वोट कौन देता है। समझ गए ना? अब पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या है। ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटी टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। बतेबे किए हैं कि कैबिनेट मीटिंग अगर यहाँ हो रहा है, प्रधानमंत्री चेयर कर रहे हैं, तो कोई भी अगर डिसीजन यहाँ पे पारित करते हैं तो उनको प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करवाना पड़ता है, तबे जाके वो लागू होता है। फिर उसी तरह से लोकसभा है और राज्यसभा है, कोई बिल आपको लाना है, कोई नया लॉ बनाना है देश के लिए, तो लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए लाया जाएगा। समझ गए? और वो जो छपेगा लॉ अगला दिन, वो राष्ट्रपति के गैजेट में के नाम से छपेगा। समझ गए? यानी कि मेन मालिक देश का कौन है, राष्ट्रपति। एक्चुअल में है नहीं उतना मालिक, लेकिन है मालिक, लिखित तौर पे है मालिक। All law and major policy decision of the government is issued in the name of president। जितना भी गवर्नमेंट का लॉ बनेगा, मेजर पॉलिसी डिसीजन होगा, वो सब किसके नाम पर होगा, प्रेसिडेंट के नाम पे। All major appointments are made in the name of president, which include the appointment of chief justice of India, the judges of Supreme Court, judges of High Court। समझ गए? द गवर्नर ऑफ स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर। देखिए, राष्ट्रपति ही इन लोगों को नौकरी दे सकता है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चुनाव करना है तो वो कौन करेगा उसका बहाली, राष्ट्रपति।
समझ गए? सुप्रीम कोर्ट के जज का बहाली कौन करेगा, कौन घोषित करेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसका शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट का नियुक्ति कौन करेगा, समझ गए, राष्ट्रपति। और जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल को क्या बोलते हैं, गवर्नर ऑफ ए स्टेट। गवर्नर ऑफ ए स्टेट का कौन करेगा नियुक्ति, सबका प्रेसिडेंट करेगा नियुक्ति। इलेक्शन कमिश्नर, अम्बासडर, एम्बासडर क्या होता है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम दोगे तो इंडियन फॉरेन सर्विस निकालोगे, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो क्या होता है इन लोगों का काम, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले को, कि अमेरिका में एक ऑफिस रहेगा इंडिया का, समझ गए, इंडिया का ऑफिस रहेगा, वहां पे आईएफएस ऑफिसर रहेगा, इंडिया के आदमी को वहां कोई चीज दिक्कत हो रहा है तो उसी लिए एक एक कार्यालय वहां खोला जाता है हर एक देश में। तो जो वहां का अध्यक्षता करता है, जैसे अमेरिका में भारत का दूतावास उसको बोलते हैं, समझ गए, तो उसको जो लीड करेगा उसको एम्बेसडर बोलते हैं वहां का। इंडियन फॉरेन सर्विस से पास करने के बाद होता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में भी, जो दुश्मन देश है वहां भी एक इंडिया का ऑफिस होगा, वहां पे इंडिया का झंडा लगा हुआ होगा, हर एक देश में होता है। वहां पे इंडियन फॉरेन सर्विस का एग्जाम निकाल के जाना पड़ता है। देखो अब किसका ज्यादा पावर है, प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का, ये तो डिबेट का विषय है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ही है इंडिया में, क्योंकि राष्ट्रपति को तो सिर्फ सिग्नेचर करना रहता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति भी अपना औकात दिखाने लगे तो आप जो भी लॉ बना के दीजिएगा उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा, तब आपका तो कानून बन में नहीं करेगा कुछ, समझ गए ना, तो इस कारण। और देखो प्राइम मिनिस्टर को हम लोग मान के चलते हैं कि ज्यादा पावर है, क्योंकि हम लोग 18+ वाले वोट दे के उसको भेजे हैं, राष्ट्रपति को तो हम लोग चुनते ही नहीं है, इस कारण हम लोग मान के चलते हैं कि राष्ट्रपति को उतना ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर तो काम ही नहीं कर पाएगा एक को, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तो हम लोग करते नहीं है, वो तो एमएलए और एमपी वोट देता है तब जाके राष्ट्रपति बनता है, तो जनता का तो उससे उतना कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इस कारण पावर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास ही ज्यादा है। द इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए फॉरेन मिनिस्टर आपके विदेश जाएंगे, विदेश मंत्री बाहर जाएंगे आपके, लेकिन जो भी एग्रीमेंट करेंगे दूसरे देश से, जैसे भारत सऊदी अरब से एग्रीमेंट करता है कि हम इतना तेल आपका खरीदेंगे, जो हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम, ये सब पेट्रोल डीजल खरीदेंगे, तो एग्रीमेंट किसके नाम पर होगा, साइन सिग्नेचर, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर वहां भी जरूरी है। मतलब खाली सिग्नेचर में तो नंबर 1 है प्रेसिडेंट, अगर देखोगे तो हर एक काम में भारत में बिना प्रेसिडेंट के हो ही नहीं सकता है। किसी को फांसी हुआ है उसको बचाना है, कौन बचा सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है पावर, लेकिन प्रेसिडेंट चाहेगा तो आपका फांसी ये सब बच सकता है। तो वैसे देखोगे तो खाली सिग्नेचर करने के मामला में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। देखिए एयरफोर्स, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, तीनों का हेड कौन होता है, तीनों का हेड होता है प्रेसिडेंट। तो ये सब अगर देखोगे, लेकिन क्या है, जैसे किसी देश पे अटैक करना है, ये डिक्लेयर कौन करेगा, ये डिक्लेयर करेगा प्रेसिडेंट। किसी के साथ युद्ध नहीं करना है तो कौन डिक्लेयर करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन एक्चुअल में भारत में जो होते हैं ना वो मौन मंद बुद्धि के प्रेसिडेंट होते हैं, ये सारा डिसीजन, देखो तीनों सेना का अध्यक्ष है प्रेसिडेंट, लेकिन सारा डिसीजन लेने लगता है प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान से लड़ना है, मोदी कहेगा कि चलो हमला करो तो करो, लेकिन एक्चुअल में पावर किसको है भारत में, प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन प्रेसिडेंटे को कौन बनाया है, मोदी बनाया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ही ने बनाया है जी द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट, तो जो कहेगा उसी का बात ना फॉलो होगा। लेकिन एक्चुअल में ये सब प्रेसिडेंट का ज्यादा पावर है लिखित में, लेकिन होता नहीं है फॉलो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट भारत में किस लिए है, साइन करने के लिए। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग से कोई चीज निर्णय लेंगे तो वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट उस पर, अपना इच्छा है लेकिन उसके पावर तो है ये ना है भाई, अब तुम कुछ
साइन करके कैबिनेट मीटिंग से दिए कि हम पाकिस्तान पर बिहान बम से हमला करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट का इच्छा नहीं है, उस पर साइन नहीं करेगा, बम नहीं गिरेगा उस पर। तो पावर है, लेकिन एक्चुअल में उनको सिर्फ साइन करने के लिए रखा गया है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेडेड कौन करता है, अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ये सब याद रखिए। स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट कैन ओनली अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर बाय हिज एंड ऑन विल, मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नियुक्ति जिसको चाहेगा उसको कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, 272 प्लस सांसद का सपोर्ट दिखाना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। समझ गए ना, कि हमारे साथ 272 प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर जो दिखाएगा उसको प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री भारत का बना देगा। चलिए अब जुडिशियरी देखिए क्या होता है। ऑल कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशियरी। जैसे भारत में देखो तीन चीज हुआ ना जी, एक तो हो गया लेजिस्लेचर, दूसरा क्या हो गया एग्जीक्यूटिव, तीसरा क्या हो गया जुडिशियरी। ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी। लेजिस्लेचर में क्या आ गया आपका, लेजिस्लेचर में आपका आ गया लोकसभा राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में आपका क्या आ गया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, ये सब आ गया एग्जीक्यूटिव में, आईएएस आईपीएस। और जुडिशियरी में क्या आ गया, जुडिशियरी में कोर्ट। कोई आदमी मर्डर किया उसको सजा कौन देगा, कोर्ट। चोरी किया सजा कौन देगा, कोर्ट। तो जुडिशियरी भी है। लेजिस्लेचर कुछ उल्टा पुल्टा कानून पास किया उसको चेक कौन करेगा, जुडिशियरी। समझ गए ना, एग्जीक्यूटिव कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा है तो उसको सजा कौन देगा, जुडिशियरी। समझ गए, तो तीन चीज है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। तो अब जुडिशियरी हम लोग पढ़ेंगे, जुडिशियरी में टोटल कोर्ट आएगा। तो सबसे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में क्या होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद क्या होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब एग्जीक्यूटिव में आ गए। और जुडिशियरी में क्या आ गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ गए, ये सब आ गया। ठीक है ना, ये सब। कोई भी डेमोक्रेसी में तीन चीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। समझ गए ना, नहीं तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं लागू हो पाएगा। लेजिस्लेचर का अपना काम है, लोकसभा और राज्यसभा का क्या है, लोकसभा का काम है ना जी कि जिसका 272 प्लस सांसद रहेगा उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो मन सो आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मन सो बन जाएगा। लोकसभा का काम क्या है कि जितना भी लॉ भारत में है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाइए, पहले वोटिंग होगा वहां पे, 272 को से ज्यादा का वोट चाहिए तब वो कानून पास होगा, तब प्रेसिडेंट का दस्तखत होगा। समझ गए, तो लेजिस्लेचर का अपना काम है। लेजिस्लेचर का क्या काम है, लोकसभा और राज्यसभा का क्या काम है, लॉ को बनाना, लॉ को पास करवाना। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम है कि अगर लॉ बन गया तो उसको फॉलो करवाइए, भारत में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जुडिशियरी का काम क्या है कि अगर कोई लॉ बना हुआ है भारत में, अगर उसको कोई ब्रेक कर रहा है तो उसको सजा दिया गया जुडिशियरी। समझ गए, एग्जीक्यूटिव उसको सजा नहीं देगा, ना लेजिस्लेचर उसको सजा देगा। लेजिस्लेचर का अपना काम है सिर्फ लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को फॉलो करवाना। लेकिन लॉ अगर कोई नहीं फॉलो करेगा तो उसको एग्जीक्यूटिव नहीं सजा दे सकता, उसको सजा जुडिशियरी देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं कर रहा है, लेजिस्लेचर गलत लॉ पास कर दिया है, तो उसको भी गलत करार कौन देगा, जुडिशियरी। समझ गए ना, जुडिशियरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ही पावर ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट ही उसको गलत करार देगा। समझ गए, मतलब इन लोगों पे भी नजर रखेगा एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेचर पे भी नजर रखेगा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ अभी तक।
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों क्लियर हुआ। तो देखिए जुडिशियरी में क्या क्या आएगा, जुडिशियरी में आपका आएगा सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश में एक ही है, शॉर्ट में एससी भी लिखते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट को। न्यू दिल्ली में है या दिल्ली में है, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, सिर्फ देश में एक ही है, दिल्ली में है। हाई कोर्ट सभी स्टेट के लिए है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी जिलों के लिए है, और कभी कभी क्या होता है कि सब डिविजनल कोर्ट भी होता है, सब डिवीजन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रह, जैसे विक्रम है मेरा घर, तो वहाँ का सब डिवीजन पालीगंज है, लेकिन बिहटा का सब डिवीजन दानापुर है। तो एक सब डिविजनल कोर्ट भी होता है चौथा, जिसको लोकल लेवल का कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में 4 प्रकार का कोर्ट है, जहाँ पे क्या होता है, कोई आदमी लॉ ब्रेक कर रहा है तो उसको सजा देने का काम होता है, यही 4 अदालत में। जैसे मान लीजिए कि लोअर कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ क्या है कि फांसी उसी का सजा अगर सुप्रीम, जैसे मान लो कि किसी आदमी को फांसी का सजा लोकल लेवल वाला कोर्ट सुनाया, लेकिन वो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चला गया, वो भी फांसी का सजा उसको सुना दिया, फिर हाई कोर्ट चला गया, वो भी फांसी का सजा सुनाया उसको, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, वो भी फांसी का सजा सुनाया। तब क्या कर सकता है कि वो प्रेसिडेंट के पास एक चिट्ठी लिख के अपील कर सकता है कि हमको सजा माफ कर दिया जाए। प्रेसिडेंट को अगर लगेगा कि माफ करने लायक है तो माफ भी होता है, लेकिन अधिकतर को फांसी प्रेसिडेंट भी दिवा ही देता है, माफ उफ नहीं होता। इंडिया हैज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, विच मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब नीचे का जो तीनों कोर्ट है, इनका बाप कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। समझ गए ना, तीनों का जो जो कहेगा सुप्रीम कोर्ट मानना पड़ेगा नीचे के सब कोर्ट को, समझ गए। इनका बात सुप्रीम कोर्ट नहीं भी मान सकता है ना भाई। अब इनका बात, जैसे कोई आदमी को फांसी का सजा हाई कोर्ट दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गया तो नहीं हुआ, उसको खाली 10 साल का सजा हुआ, फांसी नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का बात नीचे के सबको मानना है, लेकिन नीचे का सबका बात सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो नहीं भी मान सकता है, समझ गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जितना डिसीजन है बाइंडिंग ऑफ ऑल अदर कोर्ट ऑफ कंट्री, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना फैसला सुनाएगा, नीचे वाले जो सब ऑर्डिनेट उसके हैं, ये तीनों लोग, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों लोग को उसका बात मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। देखिए जब देश में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस पर डिसीजन कौन सुनाएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। कब कब, जब बिटवीन सिटीजन ऑफ कंट्री, जैसे आपस में तुम लोग लड़ाई झगड़ा मर्डर अडर भी किए हो, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके जा सकते हो, उस पर भी अपना फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, सरकार से कुछ विवाद चल रहा है आपका, ठीक है, रोड बन रहा था, आपका जमीन ले लिया सरकार, आपको पैसा नहीं दे रहा था, आप कहाँ जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, उसमें भी वो फैसला सुनाएगा। बिटवीन टू और मोर स्टेट, दो गो स्टेट में लड़ाई हो रहा है आपस में, जैसे कि अभी हरियाणा और पंजाब, ठीक है, हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के लेके एक नदी है, यमुना नदी के पानी के लेके लड़ाई छिड़ा हुआ है, यमुना नदी के पानी के लेके दिल्ली और हरियाणा में छिड़ा हुआ है। वो कहता है कि, मतलब दिल्ली वाला कहता है कि हरियाणा वाला सब कचरा नदी में फैला के दिल्ली में वो पानी भेज दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से हरियाणा पंजाब में लड़ाई है, तो ये दोनों अगर स्टेट आपस में लड़ेगा तो उसको कौन हैंडल करेगा, ओनली सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि दो स्टेट के बीच के मैटर को वो सुने, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर है, समझ गए। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट लेवल, मान लो कि बिहार का जो सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां से कुछ फंड मांग रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है बिहार में, पैसा नहीं दे रहा है, तो मैटर कहाँ अपना लेके जाएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, समझ गए ना।
पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट समझ गए, ये चारों जो है एक्चुअल में वो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, भारत में क्या है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। तो देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी मींस दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो जैसे ही हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, तो जैसे लेजिस्लेचर बोलेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि लेजिस्लेचर का मतलब एमपी हो रहा है, और एग्जीक्यूटिव का मतलब प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हो रहा है। जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बोलेंगे आपको समझ में आ जाना चाहिए बात कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? एमपी, जहां पे बैठता है, कहाँ पे बैठता है? लोकसभा और राज्यसभा। तो जैसे कोई लेजिस्लेचर बोले तो दिमाग में लोकसभा और राज्यसभा आ जाना चाहिए। जैसे कोई एग्जीक्यूटिव बोले तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब दिमाग में चलने लगना चाहिए। तो भारत में जुडिशियरी क्या है? इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है जुडिशियरी के मैटर में, समझ गए ना? कोई भी मैटर में चारों पे सिर्फ डिसीजन अपना कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के कहने पे ये अपना डिसीजन नहीं देगा, ये अपना स्वतंत्र इकाई है। देखो, स्टेट लेवल का अगर बात करोगे ना, स्टेट लेवल में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली किसका काम करेगा? लेजिस्लेचर का काम करेगा, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव यहाँ पे स्टेट लेवल पर आके चेंज हो जाता है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये चैप्टर में आपको ज्यादा सेंट्रल लेवल पे बताया जा रहा है, स्टेट लेवल पे उतना नहीं बताया जा रहा है। लेकिन स्टेट लेवल में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी होता है। स्टेट लेवल का जुडिशियरी कौन होगा? हाई कोर्ट। जो आपका हाई कोर्ट होगा वो स्टेट लेवल का जुडिशियरी होगा, समझ गए ना? स्टेट लेवल का लेजिस्लेचर कौन होगा? जहां पे कानून बनेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे वहां पे था ना जी, लोकसभा और राज्यसभा। फिर से इसको मिटा रहा हूं। जैसे देखो, लेजिस्लेचर में क्या था? लोकसभा और राज्यसभा। ये कहाँ था? ये सेंट्रल लेवल पर था, सेंटर। लेकिन स्टेट लेवल पर आओगे तो, लेजिस्लेचर में स्टेट लेवल पर आओगे तो क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक होता है जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा टाइप का हो गया, लेकिन टाइप का हो गया, लेकिन यहाँ पे ये स्टेट लेवल का होगा। और एक होता है राज्यसभा टाइप से, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिंदी में लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलेंगे विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलेंगे विधान परिषद, समझ गए ना? विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद। उसी तरह से एग्जीक्यूटिव भी आएगा, एग्जीक्यूटिव भी आएगा। सेंटर का अगर बात करेंगे, सेंटर लेवल पे क्या क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसी तरह से अगर स्टेट लेवल पे बात करेंगे एग्जीक्यूटिव का, तो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में भी तो होता है। तो ये सब एग्जीक्यूटिव का काम करेगा। ये दोनों क्लियर है? क्लियर है ना अब? तो जुडिशियरी भारत में क्या है? इंडिपेंडेंट है। देखिए, द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहले ही बता चुके हैं कि जज का नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कौन करता है? प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कंसल्टेड विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस एक होता है, जैसे जज का बाप होता है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, समझ गए, सुप्रीम कोर्ट में। और चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट होगा हम लोग का बिहार में, समझ गए।
तो वो जितना भी जज काम करेगा ना सुप्रीम कोर्ट में, उसका मतलब मेन आदमी कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कोर्ट वाला। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मिल के कहेगा कि इसको इसको जज बना दीजिए राष्ट्रपति, तो उसको उसको जज बना देगा। Once a person is appointed as a judge of Supreme Court or High Court, is nearly impossible to remove him or his front of position. एक बार जब जज बना दिए तो उसको हटा नहीं सकते हैं आप। ए जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब किसी जज को अगर हटाना है तो पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा आपको हटाने के लिए, मतलब उसके खिलाफ में। जैसे 542 को सीट है ना, तो इसका 75% उसके खिलाफ में सांसद वोट देगा, तबे किसी जज को आप हटा सकते हैं। समझ गए? पावर ऑफ जुडिशियरी, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट एंड कंसल्टेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। समझ गए? मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या है? पावर है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश का बना हुआ है उसका क्या करना? इंटरप्रेट करना, उसको सुरक्षित रखना, उसमें छेड़छाड़ अगर सरकार भी कर रहा है तो उसको मना करना। दे आर डिटरमाइन द constitutional validity of any legislature or action of the executive in the country when it is challenged before them. It is known as judicial review. जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कुछ गलत काम करेगा तो जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और उस काम को गलत रहेगा तो गलत ठहराएगा, सही रहेगा तो सही ठहराएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has also ruled that the core of basic principle and constitution cannot be changed by the parliament. मतलब सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोर वैल्यू चेंज नहीं करे पार्लियामेंट।